हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है जिस पर चर्चा होने वाली है। तो भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है ये जानेंगे, क्योंकि सिपरी की रिपोर्ट आई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किस देश के पास हैं, किन किन देशों के पास कौन कौन से कितने ये हथियार और किसने कितने तैनात किए हुए हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, अपने यहाँ तो तैनात किया है, दूसरे देश में भी, और कहा है कि पश्चिमी देशों के लिए ये चेतावनी है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो उसने किन देशों में राजनयिक मिशनों पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले की जांच शुरू की है। देश में कुल कितने जल निकाय हैं यानी वाटर बॉडी है जिसकी गणना सेंसस पहली बार हुई है। और भी कई टॉपिक हैं, कई मुद्दे हैं, उन सब पर बात करेंगे हम लोग। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि 24 जून की सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है हाफ ईयरली, आप देखना जरूर, आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, सिपरी की एनुअल रिपोर्ट 2023 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितना होने का दावा किया गया है। आंसर होगा इसका 164। ठीक है, 164। इस पर न्यूज़ भी देख रहे हैं, द हिंदू ने काफ़ी विस्तार से बताया है भारत और दुनिया के बारे में। ठीक है, तो सिपरी की ये रिपोर्ट है, ईयर बुक है 2023। और सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या कहें थिंक टैंक, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का डेटा जारी करता है और इसके आंकड़े दुनिया भर में बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं। सिपरी का मुख्यालय जो ना स्टॉकहोम स्वीडन में है। और देखेंगे अगर भारत में जो न्यूक्लियर हथियार हो किस तरीके से बढ़े हैं, तो अभी तो यानी 2023 में 164 है, उससे पहले 160 थे, उसके पहले यानी 2021 में 156 थे। तो भारत भी अपने परमाणु हथियारों की जो तादाद है, संख्या है, उसको बढ़ा रहा है दुनिया भर की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए। हालांकि खास बात है कि भारत ने अभी तक किसी भी न्यूक्लियर हथियार को या कहे परमाणु जो हथियार है उनको तैनात नहीं किया। मतलब कि न्यूक्लियर हथियारों की संख्या इंडिया में बढ़ी है लेकिन इनको तैनात नहीं किया गया है। किन किन जगह तैनात है वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे हम। ठीक है, और आपको पता होगा कि परमाणु हथियारों के मामले में भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मतलब कि हम पहले उपयोग नहीं करेंगे। तो इतनी बातें हुई, तो एक और बात ज़रूरी कि भारत में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये 164, जैसा कि सिपरी की रिपोर्ट का कहना है, सरकार ने कभी ऐलान नहीं किया कि हमारे पास कितनी संख्या है। ठीक है, भारत न्यूक्लियर फोर्स है, उसके पास हथियार है, लेकिन कितने हैं सरकार ने नहीं बताया, ये सिपरी ने खुलासा किया है 164। ठीक है, तो किसके जिम्मे है ये न्यूक्लियर हथियार, कौन इसका रख रखाव करता है? तो वो है स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, इसी के पास ये जिम्मा है और इसका गठन किया गया था 2003 में वाजपेयी सरकार के दौरान। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसका एक संयुक्त कमांड है। स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, इसको कभी कभी स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। और भारत का जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है NCA, उसका ये हिस्सा है एक। ओके, और ये देश के नॉन स्ट्रेटजिक और स्ट्रेटजिक जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका भंडारण, प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब का जिम्मेदार है ये। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। सिपरी की एनुअल रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? सबसे ज़्यादा आंसर होगा रशिया, रूस के पास सबसे ज़्यादा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार तो मैप के जरिए भी देख लेते हैं किन किन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप देख रहे हैं ये है अमेरिका 1 नंबर, दूसरा रूस हो गया, तीसरा चाइना हो गया, चौथा इंडिया हो गया, पांचवा पाकिस्तान है, छठा कहेंगे नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और सातवां हो गया फ्रांस और आठवां हो गया यूनाइटेड किंगडम और एक इजराइल भी है। 9 देशों के पास ये न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। तो दुनिया में अब टोटल जो है ना वो 12,512 यानी 12,512 परमाणु हथियार। पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में 86 हथियार बढ़ गए हैं वेपन्स। ठीक है,
और इसी रिपोर्ट में ये डेटा भी दिया गया है और इसमें बताया गया है कि जनवरी 2023 तक किसके पास कितने हथियार हैं। तो सबसे ज़्यादा रशिया के पास 5889, ठीक है। दूसरा स्थान है यूएसए 5244। तीसरा स्थान है चाइना के पास 410 है, ठीक है। फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, पाकिस्तान के पास 170, इंडिया के पास 169, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो हम ये देख रहे हैं इंडिया से ज़्यादा इधर ये पाकिस्तान में और ये चाइना में इसके पास, ठीक है। इंडिया यहाँ रहा। और अगर हम देखेंगे कि तैनाती में यानी जो न्यूक्लियर हथियार तो रखे हुए हैं, तो तैनात कहाँ कहाँ किया गया, मतलब तैनाती का मतलब क्या हुआ कि मिसाइल है। अब जैसे इंडिया के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, तो ये सब और इसके अलावा कई और मिसाइल हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया ने उन मिसाइलों को रखा हुआ है और जो परमाणु हथियार है उसको अलग रखा हुआ है। लेकिन कई सारे देश हैं जिन्होंने मिसाइलों में उन परमाणु हथियारों को तैनात करके रखा हुआ है कि बटन दबाएगा और वो उड़ जाएगा और उसके बाद तबाही मचाएगा जहाँ पे टारगेट होगा वहाँ पर। तो तैनाती के मामले में सबसे ज़्यादा है यूएसए ने 1770 यानी 1770 न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात किया हुआ है, ठीक है। दूसरे स्थान पर है रशिया 1674, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या है रशिया के पास, लेकिन उसने अमेरिका से कम तैनात किया हुआ है। सबसे ज़्यादा अमेरिका ने तैनात किया हुआ है, उसके बाद फ्रांस ने और फिर यूनाइटेड किंगडम ने न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात किया हुआ है। और हाँ, यहाँ मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल की तुलना में रूस और अमेरिका, रशिया और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों में कमी की है, लेकिन तैनाती बढ़ा दी है। अच्छा, सिपरी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस दशक के अंत तक चीन के पास अमेरिका या रूस के जितने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, हो सकते हैं मिसाइल, और उस पर परमाणु हथियार वो तैनात कर सकता है, ठीक है। तो परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स, उसके बारे में आप जानते ही होंगे। ये दुनिया में घातक माने जाने वाले हथियार हैं। तबाही मचाने के लिए ये न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है इस दौरान। और न्यूक्लियर जो बम है उसका फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर बम, तो अमेरिका के रॉबर्ट ओपनहीमर थे। तो उनको कहा जाता है दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1945 को हुआ था, 16 जुलाई को, अमेरिका के न्यू मैक्सिको में। न्यूक्लियर वेपन्स दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटजिक जो परमाणु हथियार होते हैं वो भारी भरकम होते हैं और लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं, जैसे मॉस्को से लेकर वाशिंगटन तक, इतनी दूर तक। जबकि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो कम वजन के होते हैं, ये कम दूरी में तबाही मचा सकते हैं। ओके, टैक्टिकल का कुछ किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाने के लिए उसका निर्माण किया जाता है। और युद्ध में परमाणु बम का एकमात्र इस्तेमाल अमेरिका ने किया था जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पसंद आ रहा होगा ये करंट अफेयर्स तो शेयर कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए, ओके। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF फ्री में अवेलेबल है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और एक मेंबरशिप प्लान भी है 1 ईयर का, जिसके जरिए आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और वो सब PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद नोट्स, जैसे मैं डिटेल में बताता हूँ वो सब कुछ। और उन सब MCQ के नीचे वीडियो का लिंक भी होता है। तो जैसे आप उस क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे लिंक पर और ये वीडियो ओपन हो जाएगा, उतना हिस्सा, ठीक है। तो आपके काम आ सकता है, आप देखना ज़रूर ये जो मेंबरशिप प्लान है वो। और इसके ज़रिए आपको मेंबरशिप के ज़रिए मतलब टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है। इतने तरह के और भी टेस्ट सीरीज़ जुड़ते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उन्होंने
किस देश में परमाणु हथियार तैनाती की पुष्टि की है और कहा है कि ये पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी है? आंसर होगा बेलारूस। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति ने यह बात कही है 16 जून को। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया है कि बेलारूस में जो पड़ोसी देश है उनका, वहाँ परमाणु वेपन्स जो है ना वो तैनात कर दिए गए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ पर एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम उसको संबोधित कर रहे थे, वहाँ भाषण दे रहे थे, उसी के दौरान उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि रूस इन हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसकी सुरक्षा पर खतरा होगा। और ये पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी है कि रूस को रणनीतिक तौर पर नहीं हरा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ पर ये बेलारूस है जहाँ पर तैनात किया गया है। तो प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं रूस की ओर। ठीक है, रशिया को देखते हैं, फिर बेलारूस देखेंगे। ये रहा विशाल रशिया। ठीक है, और यहाँ पर ही यूक्रेन। ओके, और यहीं पर युद्ध चल रहा है इसके ज़्यादातर इस इलाके में, यहाँ पर लगभग इतना इलाका इसके कब्जे में है। और ये रहा बेलारूस, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है बेलारूस। तो बेलारूस में रूस ने तैनात कर दिया है अपना न्यूक्लियर वेपन, और पुतिन ने नाटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस के पास तमाम देशों से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और पश्चिमी देश ये सब जानते हैं, और इसलिए बार बार वो परमाणु संधि करने के लिए आते हैं, कोशिश करते हैं। और पुतिन ने यह भी साफ किया है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की देखरेख रशियन मिलिट्री ही कर रही है, उसी के हाथ में, और इससे परमाणु अपसार समझौते उसका कोई उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, तो बेलारूस आपने देखा, बेलारूस की राजधानी जो है ना वो मिन्स्क है। ठीक है, ये है बेलारूस। क्या है? मिन्स्क। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और मुद्रा है वहाँ की बेलारूसी रूबल। तो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो एक तो रूस हो गया, लातविया है, लिथुआनिया है, ठीक है, ये यूक्रेन है, और यहाँ पर पोलैंड है। तो ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। ओके, अब सवाल है कि रूस ने आखिर बेलारूस में यहाँ पर क्यों तैनात किए परमाणु हथियार? तो पुतिन का कहना है कि रूसी परमाणु हथियारों को वहाँ पर तैनात करने का कारण ब्रिटेन का यूक्रेन को आर्मर पियर्सिंग शेल पहुँचाना है। मतलब क्या हुआ है, यहाँ है यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटेन का है, और इसने क्या किया, यूक्रेन में एक खास तरह का हथियार दिया है, आर्मर पियर्सिंग कहते हैं उसको, शेल, और इसमें यूरेनियम होता है, ऐसा कहना है पुतिन का। और पुतिन ने कहा है कि परमाणु हथियारों को बेलारूस में रखकर रूस वही कर रहा है जो अमेरिका कई दशकों से बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, तुर्की, उन सब जगहों पर परमाणु हथियारों को रख कर रहा है। ठीक है, तो ये है बात, ये पुतिन है, और ये है बेलारूस के प्रेसिडेंट, नाम है उनका अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसने किन देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की जांच की कमान संभाली है? आंसर होगा USA, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो US, कनाडा, और इसके अलावा मार्च में उसको मिल गया था लंदन में यानी यूनाइटेड किंगडम में जो हमला हुआ था, उसकी भी जांच करने का काम। NIA फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो उसको जून में ये सारे इन दो जगहों की कमान मिली है, और यूनाइटेड किंगडम के मार्च में मिल गई थी जांच की कमान। ठीक है, तो इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है, जैसे एम्बेसी हो गया, हाई कमीशन हो गया, काउंसलेट हो गया, तो उन सब पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले हुए हैं। तो इन्हीं सब की जाँच की जा रही है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर। जैसे अमेरिका में जो काउंसलेट है वहाँ पर हमला हुआ था मार्च 2023 में, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका का शहर है, वहाँ पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर यानी काउंसलेट पर, और क्षतिग्रस्त भी कर दिया था, तोड़फोड़ मचा दिया था। तो उसकी इंक्वायरी की जा रही है अंदर। ओके, दूसरी घटना है कनाडा में। कनाडा में खालिस्तानियों को बढ़ावा मिल रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा,
तो नतीजा ये है कि वहाँ जो भारतीय राजनयिक मिशन है उसको निशाना बनाकर प्रदर्शन हुए, तोड़ फोड़ मचाया। ठीक है, तो कनाडा का देखा, लंदन में जो हाई कमीशन है वहाँ पर 19 मार्च को खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था, यहाँ तक कि जो भारतीय तिरंगा है उसको नीचे गिरा दिया था। और उसके बाद भारत ने वहाँ के जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे उसको तलब किया था और कहा था कि ये सब बहुत गलत बात है। फिर वहाँ पर सिक्योरिटी जो है ना वो बढ़ाई गई थी। तो इन तीनों जगहों पर जो इंक्वायरी है वो काम NIA कर रहा है, पूरी जांच। ठीक है, और इन सब मामलों में UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत FIR दर्ज है, उसकी जांच की जा रही है। ओके, NIA उसका जो जांच का दायरा है वो भारत के बाहर भी उसको भारत के संसद ने कानून में शक्ति दी हुई है उसे, NIA को। स्थापना होता है NIA का 2009 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हैं दिनकर गुप्ता। अगला क्वेश्चन, देश में कुल कितने जल निकाय हैं? वाटर बॉडी की बात हो रही है जिसकी गणना यानी सेंसस पहली बार हुई है। ये हालांकि कुछ दिन पुराना है लेकिन ये एक टॉपिक रह गया था तो मैंने यहाँ कवर कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा आप देखिए। आंसर होगा इसका 24,24,540। ठीक है, तो इतनी संख्या है। देश में पहली बार ये जल निकायों की गणना की गई है। कितना? 24,24,540। जल निकाय का मतलब वाटर बॉडी। देश भर में जो मौजूद तालाब हैं, जलाशय, टैंक, चेक डैम, जल संरक्षण परियोजनाएं, उन सब वो सब जल निकाय हुए। ठीक है, तो इतने अलग अलग राज्यों में ये मैप भी देख रहे हैं आप कि किन राज्यों में कितने हैं जल निकाय। ठीक है, वाटर बॉडी। एक बार वाटर बॉडी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देश भर में जो मौजूद तालाब हैं, जलाशय, टैंक, चेक डैम, जल संरक्षण योजनाएं जिनका उपयोग सिंचाई व अन्य उद्देश्यों जैसे औद्योगिक, मछली पालन, घरेलू पेय, मनोरंजन, धार्मिक, जमीन, इन सब के पानी भंडारण के लिए हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को छोड़ा भी गया है, जैसे 7 चीज़ों की गिनती से बाहर रखा गया, जैसे महासागर, लेगून, नदियाँ, नाले, झरने, नहरें, स्विमिंग पूल, परिवार के लिए बनाई गई पानी की टंकी, फैक्ट्री की टंकी, खनन, ईंट भट्टों और निर्माण गतिविधियों के लिए अस्थायी गड्ढे या टैंक, और केवल मवेशी के पीने के लिए बनाई गई पानी की टंकी। इन सब को छोड़कर बाकी को ये कैलकुलेट किया गया, सेंसस गिनती की गई देश भर में, और इतने तरह के। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा देखे गए हैं जल निकाय, तो वो है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में नंबर 1 है, 7,47,480 है। ओके, रेड कलर में जो दिख रहा है ना वो टॉप 5 है, जैसे नंबर 1 हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर, और यहाँ है 2,45,087 जल निकाय वाटर बॉडीज़ हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो कि यहाँ पर है, इस जगह पर, और यहाँ पर है टोटल 1,90,777। ओके, चौथा स्थान है ओडिशा का, यहाँ पर, यहाँ है ओडिशा इस जगह पर, और ये है 1,81,837 टोटल संख्या। पांचवा स्थान है असम का, 1,72,492 इतने जल निकाय हैं मौजूद। ठीक है, और ये जो फोटोग्राफ है ना, ये मैं PDF में भी मैंने दे दिया है, उसको बड़ा है, मतलब उसको जूम करके आप उन सबको देख सकते हैं, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब सवाल हो कि वाटर बॉडीज़ की जो गणना है वो किसने करवाई है? तो वो करवाया है जल शक्ति मंत्रालय ने, और इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कब करवाई गई? 2018-19 में ही करवाई गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट अब आई है हाल ही में। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। और शहरों और ग्रामीण इलाकों में कितने जल निकाय हैं? तो टोटल तो ये रहा 24,24,540। उनमें से 97.1% ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में 2.9% जल निकाय हैं। इनमें से टोटल में से 78% जो है ना वो मानव निर्मित हैं, यानी बनाया गया है उसको, और 22 प्राकृतिक हैं जल निकाय। ओके, अब सवाल है कि
कितने जल निकायों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? 16.3%। 16.3% जल निकायों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इनमें से कुछ सूख गए हैं, कुछ में गाद जमा हो गया, कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कुछ में खारापन आ गया है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अतिक्रमण के शिकार भी कितने हो गए हैं, ये सारा डेटा अवेलेबल है। ओके, कितने? 38,496 जल निकाय है जिन पर अतिक्रमण हुआ है। टोटल का ये 1.6% ये माना जा रहा है, और इनमें तालाबों और टैंकों की संख्या ज़्यादा है। और आगे बढ़ते हैं, जल निकायों में किसकी कितनी गिनती हुई है? तालाब, टोटल जो संख्या है 24,24,000 में से 59.5% वो तालाब है, 15.7% टैंक है, जलाशय है 12.1%, चेक डैम है 9.3%, झीलें हैं 0.9% और अन्य 2.5%। अच्छा, ये डेटा क्यों ज़रूरी है? देखिए, यूपीएससी या बीपीएससी या फिर आपका यूपीपीएससी हो गया, उधर मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उन सब में, तो वहाँ जब क्वेश्चन आएगा ना, आपको उसमें अंदर से पूछा जा सकता है, उस राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में जब आपके पास जानकारी होगी, जो आंकड़े होंगे, तभी आप उसके बारे में लिख पाएंगे। एग्जामिनेशन में आपको मेंस में पूछा जा सकता है कि देश के जो जल निकाय हैं उनकी स्थिति के बारे में बताएं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, पहले स्थान पर दिल्ली है कि नहीं, दूसरे स्थान पर असम है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सब समझना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो पर्यावरण है ना, वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया। पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये एक रिकॉर्ड बना है। क्वेश्चन होगा, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया? आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब इन दोनों ने जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर हुआ है। एक सवाल आपसे, इंडोनेशिया की जो प्रस्तावित राजधानी है उसका नाम क्या है? आप बताएंगे। ठीक है, तो ये जो आयोजन हुआ है फाइनल, ये इवेंट वो 18 जून को हुआ है। ओके, तो इसी में भारतीय टीम ने, इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने, शानदार भारतीय जोड़ी ने ये प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पठन दिवस यानी नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 जून को, और ये 2017 से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इस दिवस की घोषणा की है। क्यों मनाया जाता है ये अवार्ड? आप देख रहे हैं, पीएन पनिक्कर केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं और प्रसिद्ध शिक्षक हैं, पीएन पनिक्कर। तो उनको सम्मान देने के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। 19 जून 1995 को, यानी 19 जून 1995 को इनका निधन हो गया था, और उसी के बाद से यानी 96 से केरल में ये रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। फिर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नेशनल रीडिंग डे के रूप में घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये 2015 में इस दिवस की घोषणा की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 जून को। ठीक है, पिकनिक का मतलब आप घर से बाहर जाएं और वहाँ एक सर्कल में बैठकर लजीज खाने का लुत्फ़ उठाएं, खेलें कूदें, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस यानी इंटरनेशनल फादर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा जून के तीसरे रविवार को, और 2023 में कब हुआ? 18 जून को। ठीक है, 18 जून को। ये फादर्स डे जो है ना, अमेरिका में सबसे पहले मनाया गया था 1910 में, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में आयोजित होने लगा। दुनिया में के तमाम देशों में इसको लोगों के द्वारा मान्यता मिलने लगी। ओके, तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके एग्जामिनेशन के लिए शानदार ढंग से तैयार किया जाता है, काफ़ी मेहनत होती है इसमें। ठीक है, और हाँ, 24 जून को सुबह 11 बजे मैराथन देखना मत भूलना। ओके, हाफ ईयरली। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।
बाय।